सब्ज वादी से शीमा और अबसार की वापसी लगभग 5 बजे हुई। अबसार ने कार रोककर कहा, मैं अब फ़ौरन जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। शीमा सर हिलाकर कार से उतर गई। बाय, अबसार ने कहा। बाय, शीमा ने कहा और आगे बढ़ गई। अबसार ने भी कार आगे बढ़ा दी। शीमा अंदर दाखिल हो रही थी कि माँ ने बताया किसी ने फ़ोन किया था तुम्हें। अच्छा, कौन था? इसने पूछा। नाम नहीं बताया, फिर फ़ोन करने का कहा। शीमा चकरा गई। न जाने कौन था वो जिसने फ़ोन किया था। शायद फिल्म इंडस्ट्री का ही कोई आदमी होगा जिसे मालूम हो गया हो कि वो इन दिनों अपने फार्म हाउस में है। वो टहलते हुए इस बारे में सोच रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। शायद वही फ़ोन करने वाला फिर रिंग कर रहा है। शीमा ने सोचते हुए रिसीवर उठाया। हेलो, क्या फिल्म स्टार शीमा बोल रही है? पूछा गया। शीमा के लिए आवाज़ अजनबी थी। सवाल बड़े शाइस्ता लहजे में किया गया था। जी हाँ, शीमा ने खुश्क लहजे में कहा। आप कौन है और आपको ये नंबर कैसे मालूम हुआ? इंक्वायरी से मालूम किया। जवाब मिला। मैंने ये भी पूछा था कि आप कौन हैं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपको तो सारा मुल्क जानता है। फ़ोन करने का मकसद? शीमा का लहजा खुश्क रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि कल रात आपने एक मोटरसाइकिल वाले को जान से क्यों मारा और फिर मोटरसाइकिल समेत इसकी लाश क्यों जलाई? दूसरी तरफ से कही जाने वाली आधी ही बात सुनकर शीमा का जिस्म सनसनाने लगा। तहम इसने खुद को संभालने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहे हो? शीमा ने अपने लहजे में सख्ती पैदा करनी चाहिए। मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ से कहा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है जो कुछ आपने किया है। आपको मैं पहचानता हूँ। हाँ, इस मोटरसाइकिल वाले को नहीं जानता। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा। तो मैं पुलिस को इस लाश के बारे में इतला दे देता हूँ। गवाही भी दे दूंगा कि मैंने इस मोटरसाइकिल वाले को इसी तरफ जाते देखा था। इसके कुछ देर बाद आपकी कार भी इस तरफ जाती देखी गई। अब ये जानना पुलिस का काम होगा कि वो कत्ल आपने किया या किसी और ने। शीमा फौरन कुछ बोल ना पाई। इस नामालूम शख्स की गवाही के बाद पुलिस यकीनन इसकी तरफ रुख करती। इसे किसी तरह ये भी मालूम हो सकता था कि मकतूल से इसका ताल्लुक भी तो था। वो अदाकारा थी और मकतूल फिल्म इंडस्ट्री का एक कैमरामैन। जवाब दो मोहतरमा। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा शाइस्ता ही रहा। क्या मैं पुलिस से रब्ता करूँ? चाहते क्या हो? शीमा शिकस्त खोरदा लहजे में बोली। अपनी कीमत, अपनी खामोशी की कीमत। जवाब मिला। कितनी कीमत? शीमा की मुकम्मल शिकस्त। कत्ल की बात छुपाने का सिला 5 लाख रुपए तो होना चाहिए। ये सिला लेने तुम कहाँ आ सकते हो? किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी वीरान जगह तो मैं नहीं आऊँगा। इस तरह तो आप 2 आदमियों की कातिल बन जाओगी, जबकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। शीमा फिर चुप गई। इसके दिल में यही इरादा था कि इस शख्स को भी वीरान जगह पर बुलाकर कत्ल कर दे। वैसे भी इस केस पर 2 अफराद और थे जिनको वो कत्ल करना चाहती थी। नामालूम शख्स फिर बोला। शहर का कोई बारौनक रेस्टोरेंट इस काम के लिए मुनासिब रहेगा। क्या मेरी तजवीज़ मुनासिब है? कहाँ मिलोगे? जवाब में एक अच्छे से रेस्टोरेंट का नाम बताकर कहा गया। आज रात 10 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ मेरे पास इस वक्त इतनी रकम नहीं है और बैंक बंद हो चुके हैं। आपके पास ATM कार्ड तो यकीनन होंगे। शीमा फिर चुप हो गई। वो सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहती थी। 10 बजे के बाद मैं पुलिस से रब्ता कर लूँगा, वो बोला। अच्छा। शीमा ने तवील सांस लिया। लेकिन रेस्टोरेंट में तुमसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मुझे वहाँ सभी लोग पहचान लेंगे। मैं रेस्टोरेंट के सामने कार रखूँगी, तुम करीब आ जाना, तुम्हें रकम मिल जाएगी। लेकिन कार सन्नाटे में नहीं रोकेगा। वहाँ कुछ लोग रेस्टोरेंट में आते जाते नजर आने चाहिए। अपना चेहरा छुपाने के लिए आप हिजाब का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने सुना है कि मशहूर अदाकाराएं शॉपिंग करने जाती हैं तो हिजाब में जाती हैं। वो तो आपके पास होंगे। शीमा के होंठ भींच गए। शीमा ने रिसीवर रखकर खुद को एक आरामदेह कुर्सी पर गिरा दिया। इसे पूरी तरह एहसास था कि वो फंस चुकी थी। इस शख्स की गवाही कोई सबूत ना भी हो जिसकी वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती, लेकिन इसके पीछे जरूर पड़ जाती, क्योंकि इसका और मकतूल का दोनों का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से था। शीमा का अंदाजा ये भी था कि इसे इस तरह ब्लैकमेल करने वाला कोई बाकायदा जराइम पेशा नहीं। इसका लहजा शाइस्ता था जो जाहिर कर रहा था कि वो कोई आम शख्स था, और इम्कान था कि इसका ताल्लुक अकबर गजनवी के रेस्ट हाउस से हो। किसी आम आदमी का इस वीराने से गुजर करीबन नामुमकिन था। बाद में शीमा रेस्ट हाउस के लोगों को चेक करके ब्लैकमेलर को जान सकती। इसके बारे में मालूम होना इसके लिए ज़रूरी था कि बाद में किसी मौका पर इसका खात्मा किया जा सके। खात्मा इसलिए ज़रूरी था कि वो 5 लाख पर इत्तफा नहीं करेगा, वो इसे बार बार ब्लैकमेल करेगा। कोई आम सी परेशानी होती तो शीमा अबसार से मशवरा कर सकती थी, लेकिन कत्ल जैसे संगीन मामले में किसी और को राजदार बनाना हमाकत होती। अबसार इसके लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता था, लेकिन शीमा का कातिल होना इसके इल्म में आ जाता तो उसके दिमाग में बहुत से ख्यालात जन्म ले सकते थे। वो शीमा से ये भी सवाल करता कि इसने वो कत्ल क्यों किया। इसका जवाब शीमा इसे भी नहीं दे सकती थी। 8:30 बजे वो फार्म हाउस रवाना होगी। माँ से इसने कह दिया कि इसे फिल्म इंडस्ट्री के ही मामले में किसी से मिलना है। हिजाब इसने माँ से छुपाकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर डाल दिया। अगर वो घर से ही हिजाब पहनकर निकलती तो भी माँ के इस्तफसार का जवाब देना पड़ता। आधा रास्ता तय करने के बाद इसने कार रोककर हिजाब का इस्तेमाल किया। शहरी हदूद में दाखिल होने के बाद वो वक्त गुजारी के लिए कार इधर उधर दौड़ाती रही। ठीक 10 बजे इसने कार इस रेस्टोरेंट के करीब रोकी जिसके बारे में फ़ोन पर तय कर लिया गया था। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि एक मोटरसाइकिल इस कार के बराबर में इस तरफ रुकी जिधर ड्राइविंग सीट थी। उम्मीद है आप मेरी चीज़ लेकर आई होंगी। वो शीमा की तरफ देखने की बजाय इधर उधर शायद इसलिए देख रहा था कि उधर से आने जाने वालों में से कोई इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं। हाँ, शीमा ने कहा और नोटों का बंडल खिड़की की तरफ बढ़ा दिया। कार थोड़ा और आगे ले जाए, 2-1 अफराद हमारी तरफ मुतवज्जो हैं।
वो हंसा मुहतात और कुछ डरा हुआ सा था। शीमा को इसकी बात माननी पड़ी। इसने बंडल अपनी गोद में रखकर कार आगे बढ़ा दी। इसकी दानिश में इसका ये ख्याल ठीक ही निकला कि इसे ब्लैकमेल करने वाला कोई आदि मुजरिम नहीं था। इसकी किसी कदर घबराहट यही जाहिर कर रही थी, अलबत्ता वो कुछ समझदार जरूर था। इसने इस बात का ख्याल रखा था कि इसकी तरफ कोई मुतवज्जो ना हो। शीमा कार हरकत में लाई कि वो फिर इसकी तरफ देखे बगैर बोला, 10 गज आगे कार बढ़ाकर रोक दें और बंडल खिड़की पर रखें। शीमा ने ऐसा ही किया। इसने अकभी आईने में देखा कि मोटरसाइकिल फौरन हरकत में नहीं आई। वो यकीन हंसा मुहतात और डरा हुआ था। शीमा ने कार रोक दी जब इसने देखा कि मोटरसाइकिल सवार हरकत में आकर बहुत तेजी से कार के करीब रुकी थी। शीमा ने नोटों का बंडल कार की खिड़की पर रखकर इसे हाथ से सहारा दे दिया, वरना वो गिर जाता। मोटरसाइकिल सवार ने अपना इंजन स्टार्ट ही रखा। इसने हाथ आगे बढ़ाकर बंडल लिया और गोद में रखकर तेजी से मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। कुछ देर रुककर शीमा की कार भी हरकत में आई, लेकिन रफ्तार तेज नहीं की। वो ब्लैकमेल करने वाले को ये तासुर नहीं देना चाहती थी कि वो इसका ताकुब कर रही है। ताकुब करने से कोई फायदा ही नहीं था। वो सोच चुकी थी कि किस तरह रेस्ट हाउस में मौजूद अफराद को चेक करेगी। वो इसका चेहरा ठीक से तो नहीं देख सकती थी, लेकिन इसका कद्दो-कामत और इसकी जिसामत इसकी नज़र में आ चुकी थी। चेहरा भी किसी हद तक देख लिया था। रेस्ट हाउस के लोगों में वो इसे शनाख्त तो कर ही लेती। कुछ ही आगे निकलकर इसने कार एक जानिब मोड़ दी। इसने अकबनुमा आईने में देख लिया था कि कोई इसका ताकुब तो नहीं कर रहा। ताकुब का अंदेशा इसलिए था कि कोई बंडल का तबादला देख और शक की बिना पर इसका ताकुब करे। मोड़ लेने के बाद भी इसने अकबनुमा आईने पर नजर डाली और मुतमईन होगी कोई कार या मोटरसाइकिल इस तरफ नहीं मुड़ी थी। अब शीमा ने कार की रफ्तार और तेज की। फिर एक और मोड़ काटने के बाद इस रास्ते पर जाने के लिए जो फार्म हाउस की तरफ जाता था। फार्म हाउस पहुंचकर इसने अपनी कार निगरान के हवाले की और हिदायत की कि वो कार को अच्छी तरह धो दे, क्योंकि सुबह इसे फिर कहीं जाना है। हिजाब इसने रास्ते में ही उतार दिया था। इसकी वालिदा और मुलाजमा सो चुके थे। अपने कमरे में पहुंचकर इसने हिजाब अलमारी में रखा और कपड़े तब्दील किए बगैर लेट गई। तमाम बातों पर गौर करने लगी। इसने एक एक बात सोची कि इससे कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। आधे घंटे तक वो लेटने के बाद उठी और सोने के लिए इजी ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट गई। आधी रात गुजर चुकी थी। सुबह शीमा वक्त पर ही उठी। इसने माँ के साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान माँ बेटी ने आम किस्म की बातें की। शीमा कम बोलती थी। इसकी गुमसुम रहने वाली कैफियत में कोई कमी नहीं आई थी। नाश्ता खत्म करके वो मेज से उठी। एक पुलिस वाला फार्म हाउस में पहुंच गया। शीमा का दिल तक से रह गया। ड्राइंग रूम में बिठाओ इन्हें। इसने मुलाजमा से कहा, मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। इसने नाश्ता इजी ड्रेस में ही किया। ड्राइंग रूम में सिर्फ एक इंस्पेक्टर बैठा था। शीमा ने वहाँ कदम रखा तो मुस्कुरा कर खड़ा हो गया। खूब वो मुस्कुराया। तो आजकल आप यहाँ आराम कर रही हैं। वो शीमा को पहचान गया था। शीमा ने ड्राइंग रूम में कदम रखने से पहले खुद को हाथ से संभाल लिया था। जी हाँ, वो भी मुस्कुरा कर बोली, जब फिल्म इंडस्ट्री का काम बहुत ज़्यादा थका देता है, मैं आराम करने के लिए यहाँ आ जाती हूँ। तशरीफ रखिए। मैं हैरान हूँ कि पुलिस ने यहाँ आने की जहमत क्यों की। आपने मुझे पहचान तो लिया है, लेकिन आपको क्या पहले से मालूम था कि मैं यहाँ मुकीम हूँ आजकल? जी हाँ, अकबर गजनवी ने बताया। आप जानती तो होगी इन्हें। इनसे वाकफियत तो नहीं, लेकिन ये मालूम है कि चील पहाड़ी के करीब इनका एक रेस्ट हाउस है। लेकिन मेरे बारे में मालूम करने के लिए आप इनके पास कैसे पहुंच गए, इसका सबब भी बताऊंगा, लेकिन आपको पहले मेरे दोस्त वालों का जवाब देना होगा। क्या आप किसी तफ्तीश के सिलसिले में आए हैं? जी हाँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि रात को आप चील पहाड़ी के सामने से गुजरी थी। पुलिस न जाने क्या क्या मालूम कर चुकी थी। ये सोचते हुए शीमा ने कहा, जी हाँ, बारिश से पहले उधर से गुजर हुआ था। किससे मिलने शहर गई थी? किससे मिलने? शीमा कुछ संजीदगी से बोली, आप जिस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, मुझसे ये पूछगिछ उस सिलसिले में है। आप शायद बुरा मान गई हैं। मुझे अर्ज कर लेने दें कि कानून की मदद करना हर अच्छे शहरी का फर्ज है। वो तो है, लेकिन अच्छा है, मैं वहाँ एक होटल में किसी से मिलने गई, लेकिन वो साहब वहाँ पहुँचे नहीं तो मैं वापस आ गई। आपने फ़ोन किया इन्हें, मैं मोबाइल लेकर ही नहीं गई। दरअसल यहाँ मैं लोगों से बच रही हूँ। 2 मोबाइल हैं मेरे पास, लेकिन दोनों बंद हैं। टेलीफोन से काम चला रही हूँ। ये तो मुझे इल्म हो चुका है कि आपने टेलीफोन लगवा लिया है। टेलीफोन का नंबर भी मुझे मालूम हो चुका है। टेलीफोन इंक्वायरी तक आप क्यों पहुँच गए हैं? शीमा ने ताज्जुब का इजहार किया। वो नंबर मुझे एक मोबाइल फ़ोन से मिला है जो एक लाश के करीब पड़ा हुआ था। लाश? शीमा ने चौंकने की अदाकारी की। वो समझ चुकी थी कि जिसे इसने कत्ल किया है इस तक पुलिस की रसाई हो चुकी है। लाश की बजाय सोख्ता लाश कहना चाहिए। इसे मारने के बाद इसकी लाश जलाई गई थी, लेकिन उसका एक हाथ पूरी तरह जलने से बच गया। बारिश उस कत्ल के बाद ही हुई थी। आपकी इन बातों से मेरा जिस्म सनसना गया है। शीमा ने फिर पूछा, लाश कहाँ मिली? चील पहाड़ी के सामने इस हिस्से में जहाँ घास बहुत बड़ी बड़ी है। मुझे नहीं मालूम कि वो जगह कहाँ है। शीमा पुरसुकून रहने की अदाकारी करते हुए बोली। वो बहुत कामयाब अदाकारा थी, इसलिए इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। चील पहाड़ी के मगरब में चंद मील के फासले पर है, असल रास्ते से बिल्कुल अलग। मैंने आपसे पूछा है कि रात आप उधर से गुजरी थी तो शायद वहाँ लगी हुई आग आपको नजर आ जाती। मुझे कोई आग वाग नजर नहीं आई। अच्छा, क्या आपने फिल्म इंडस्ट्री के किसी आदमी को किसी काम से बुलाया था? शीमा इस दौरान में बहुत कुछ सोच चुकी थी, लिहाजा इसने जवाब दिया, जी हाँ, इंडस्ट्री का एक मामूली कैमरामैन जिसे मैंने बुलाया था, लेकिन वो नहीं आया। हालांकि खुद इसने मुझसे मिलने की दरख्वास्त की थी। इसे मेरा फ़ोन नंबर ना जाने कैसे मालूम हो गया। बहरहाल वो नहीं आया तो मैंने गुस्से में इसे फ़ोन करके पूछा भी कि वो क्यों नहीं आया। इसका नाम कामरान है। जी हाँ, वो आपके पास जरूर रहा था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया है। क्या आपको इसी की लाश मिली है? शीमा ने हैरत का इजहार किया। जी हाँ, इंस्पेक्टर ने कहा।
मोबाइल इसकी लाश से कुछ फासले पर 2-3 पत्थरों के नीचे दबा हुआ था, इसलिए बारिश इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इस मोबाइल से आखिरी फ़ोन कॉल जिस टेलीफोन नंबर पर की गई थी, इसी के बारे में मालूम करने के लिए मैंने इंक्वायरी से रब्ता किया। उन्होंने नंबर बता दिया कि वो फ़ोन नंबर आपका है। किसी के मोबाइल का नंबर इसी मोबाइल से मालूम किया जा सकता है, ये तो आप जानती हैं। लाश जली हुई है आपने बताया, इसका नाम आपको कैसे मालूम हुआ? इसके मोबाइल में और लोगों के भी नंबर थे। मैंने इनमें से एक नंबर पर कॉल की, दूसरी तरफ से कहा गया इतनी रात को तुम्हारे पेट में दर्द क्यों उठा है कामरान कि तुमने मुझे इस वक्त जगाया? शीमा ने इस बात में सर हिलाया। लाश का इल्म आपको कैसे हुआ? शीमा ने पूछा। सवाल मैं करने आया हूँ लेकिन आप कर रही हैं। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। माफ़ी चाहती हूँ, शीमा ने मुहज़्ज़ब होने का इजहार किया। क्योंकि मकतूल को जानती हूँ, इसलिए इसके बारे में सब कुछ जानने की ख्वाहिश फितरी बात है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इधर से एक साहिब गुजरे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वहाँ से गुजरते हुए इनकी लाश पर नज़र पड़ गई। कत्ल का मामला नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को इतला दी। वहाँ से तफ्तीश के लिए मुझे भेज दिया गया। मैं 2 बजे से अब तक इसी मामले की तफ्तीश में उलझा हुआ हूँ। इंस्पेक्टर ने वजाहत से बता दिया। कुछ सुराग मिला आपको? इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया कि बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ शीमा के लिए अजनबी नहीं थी। इसने मुलाजमा को कहा, अफसार आया है, इसे अंदर बुला लो। ये कौन साहब है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरा मंगेतर है। गाड़ी रोकते ही अफसार को जहनी झटका लगा। वो कयास भी नहीं कर सकता था कि शीमा के फार्म हाउस पर पुलिस क्यों आई होगी। मोबाइल के पास 2 कांस्टेबल और एक अफसर खड़े थे। इन तीनों ने अफसार की कार की तरफ देखा जरूर, लेकिन कोई भी अफसार की कार की तरफ नहीं आया। शीमा की मुलाजमा बाहर आई। कार के करीब आकर इसने अफसार से कहा, बीबी आपको अंदर बुला रही हैं। अफसार इंजन बंद करके कार से नीचे उतर गया। इसने मुलाजमा से कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। डाइनिंग रूम में शीमा के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो बिल्कुल नहीं चौंका, क्योंकि पुलिस मोबाइल वो पहले ही देख चुका था। आओ अफसार बैठो, शीमा बोली। फिर इंस्पेक्टर साहब से मुहातिब हुई। आप क्यों कर मुझसे पूछगिछ कर रहे हैं? इसलिए आपको इनकी मौजूदगी पर कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़ होता तो उसी वक्त कर देता। आपने बताया था कि आपके मंगेतर अफसार साहब आए हैं। हैरियत तो है शीमा? अफसार ने पूछा। बताती हूँ, पहले इनसे बातचीत कर लूँ। शीमा ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ने शीमा से कहा, आपने पूछा कि कोई सुराग मिला या नहीं? तो कुछ मिला तो है, जिसकी वजह से अकबर गजनवी साहब के रेस्ट हाउस पहुंचा था। पहाड़ी से जय वारदात तक कदमों के निशानात मिले हैं। कोई जय वारदात तक गया था और वहाँ से लौटा भी था। बारिश की वजह से ज़मीन गीली थी, इसलिए वाज़ेह निशानात थे जो पहाड़ी तक थे। पहाड़ी पर कदमों के निशानात धीमे पड़ गए थे, लेकिन समझ में आ गया कि वो शख्स पहाड़ पर चढ़ गया था। पहाड़ी की दूसरी जानिब वो निशानात हल्के पड़ते जा रहे थे, क्योंकि इनका रुख रेस्ट हाउस की तरफ था। इसलिए मैं वहाँ पहुँचा। रेस्ट हाउस में इस वक्त सिर्फ 2 मुलाजिम थे। इनके पैरों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि पाए जाने वाले निशानात इनके तो नहीं हो सकते। इन्हीं से मालूम हुआ कि रेस्ट हाउस में एक तीसरा आदमी भी रहता है जो रेस्ट हाउस का निगरान है, या रेस्ट हाउस की देखभाल करने वाला कह लें। इसके बारे में मालूम हुआ कि वो रात को कहीं गया हुआ था, इस वक्त तक वापस नहीं लौटा। मुलाजिम ही से मैंने अकबर गजनवी को फ़ोन कराया। पुलिस की बात सुनकर वो आधे घंटे में वहाँ आ गए। हालात जानकर वो परेशान तो हुए, जाहिर है कत्ल की बात मामूली नहीं होती। इन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि रेस्ट हाउस का निगरान फैसल रात से कहीं गया हुआ था। मैंने इससे कहा कि फैसल से पूछगिछ करना चाहूँगा। उन्होंने इसी वक्त फैसल का मोबाइल नंबर से रब्ता करना चाहा, लेकिन फैसल का मोबाइल फ़ोन बंद था। आज मुझे इनसे मिलना है, अब देखना है कि वो कब आता है और आता है या नहीं। इसका मिलना तो है मानी है इसे, शीमा ने कहा। फैसल के बारे में जानकर इसके दिमाग में बहुत से ख्यालात ने जन्म लिया। वो ये भी समझ गई कि कदमों के निशानात फैसल के ही होंगे, जो पेशावर मुजरिम ना था। वो ऐसी बातों का ख्याल नहीं रख सकता था। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, मैं आपसे सवाल करने आया था, लेकिन आपके सवालात में उलझ कर रह गया हूँ। खैर, 2-1 और बातें हैं। कामरान आपसे क्यों मिलना चाहता था? फ़ोन पर इसने नहीं बताया, बस यही ख्वाहिश जाहिर की कि मुझसे जल्द से जल्द मिलना चाहता है। मैंने इसे यूँ बुला लिया कि फिल्मों में काम करने के सिलसिले में वो मेरी सिफारिश चाहता होगा। मैं इससे पूछना चाह रही थी कि इसे मेरा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ, लेकिन सोच कर रह गई कि वो आएगा तो इसे पूछ लूँगी। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उसकी दुश्मनी किससे थी? इसे कौन कत्ल कर सकता था? ये अंदाज़ा मैं कैसे लगा सकती हूँ ऑफिसर? इंस्पेक्टर फिर सोचने लगा। अब सार इस दौरान में बिल्कुल खामोश रहा, हालांकि इसके दिमाग में कई सवालात किल बुला रहे होंगे। खासतौर पर कत्ल की बात ने हासा चुंगा दिया था। इंस्पेक्टर कुछ सोचने के बाद बोला, ये बात अब हाथ से लोग जान चुके हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड के लोगों का खासा दबाव है। कई लड़कियां अंडरवर्ल्ड के लोगों की वजह से हीरोइन बन सकी हैं। इनमें से 2-3 कामयाब भी हुई। जो कामयाब नहीं हो सकी, इनमें अदाकारी की सलाहियत ही नहीं। लड़कियों के अलावा कुछ मर्द भी अंडरवर्ल्ड से ही फिल्म इंडस्ट्री में आ सके। आप सही कह रहे हैं, मैं इनके बारे में सुन चुकी हूँ। क्या कामरान के कत्ल में किसी वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों का हाथ तो नहीं? इस बारे में कहना मुश्किल होगा। वैसे कयास कर सकती हूँ कि अंडरवर्ल्ड से इसका ताल्लुक शायद ना हो। मेरा कयास इसलिए है कि ज़्यादा फिल्मों में काम करने के लिए वो मेरी सिफारिश चाहता था। अगर इसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से होता तो ये मदद उन लोगों से भी मिल सकती थी। इस वक्त इंस्पेक्टर के मोबाइल की घंटी बज उठी। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ की बात सुनकर कहा, मैं भी आता हूँ। वो खड़ा हो गया और शीमा से बोला, अकबर गजनवी साहब का फ़ोन था, बता रहे थे कि फैसला आ गया है। अब मैं वहीं जा रहा हूँ। आपसे 2-1 बातें शायद और करता, लेकिन फिर किसी वक्त सही। वैसे आप मेरा कार्ड रख लीजिए, कामरान के सिलसिले में कोई बात याद आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। शीमा ने कार्ड ले लिया। अब सार ने उसकी तरफ झुककर
कार्ड पर नजर डाली जिस पर इंस्पेक्टर LA जमशेद लिखा हुआ था। यही नाम वर्दी के ऊपर जेब पर लिखा हुआ था। सीमा हंसकर बोली, मुझसे गलती हो गई ऑफिसर, मैंने आपको चाय भी नहीं पिलाई, जबकि आप कब से अब तक जाग रही हैं। आपकी आंखों में सुर्खी आ गई है। ये कोई खास बात नहीं, इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा। हम लोग आदी हो जाते हैं इस किस्म के झमेलों में पड़ने के। रही चाय की बात तो वो आप पर कर्ज रही, फिर किसी वक्त आऊँगा तो पी लूँगा। मामला क्योंकि आपकी ही इंडस्ट्री के एक आदमी के कत्ल का है, इसलिए मुमकिन है कि फिर किसी वक्त आपसे कुछ पूछना पड़ जाए। मैं हर वक्त हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर चला गया और इसके जाते ही अफसार फट पड़ा। सीमा पर सवालात की बौछार कर दी। बताती हूँ, सर में दर्द हो गया है। सीमा ने जवाब देने के बाद मुलाजमा को आवाज़ दी कि चाय बना ले। अचानक तुम्हारी ये हालत हो गई है, अफसार बोला। इंस्पेक्टर से बातें करते हुए बिल्कुल हशाश पिशाश थी। अब फिर वैसे ही नजर आ रही हूँ जैसा मैं तुमको 2 दिन से देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी कैफियत महसूस करे, सीमा ने जवाब दिया। वो मुझ पर शक करने लगता अगर मैं इस वक्त अदाकारी ना करती। क्या चला क्या वो? सीमा की माँ अंदर आते हुए बोली। सीमा की आंखें बंद रही। अफसार ने सीमा की माँ को सलाम किया। आया क्यों था? सीमा की माँ ने पूछा। बताती हूँ, सीमा ने किसी कदर झंझला कर कहा। चाय बनवाई है, पी लूँ तो सर का दर्द कुछ कम हो। सीमा की माँ अफसार की तरफ देखने लगी। जवाब में वो भी खामोश रहा। सीमा ने उसी वक्त बोलना शुरू कर दिया जब मुलाजमा की लाई हुई चाय पी ली। सारा वाकया बताया। इंस्पेक्टर जमशेद से जो बातें हुई वो बताई। ये तो वो बता नहीं सकती थी कि कामरान को इसी ने कत्ल किया था। परेशान कौन हालात है, अफसार ने कहा, क्योंकि कामरान का ताल्लुक भी इसी शोबे से है जिससे तुम वाबस्ता हो। और इंस्पेक्टर तुमसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे तुम्हारा तो इस मामले से कोई ताल्लुक ही हो। पुलिस सिर्फ पूछगिछ करती है, लेकिन वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा था। लेकिन ये मेरे लिए कोई इत्मीनान बख्श बात नहीं है, शिवा ने कहा। इसने जानबूझकर ऐसी बातें की हैं कि मैं मुतमईन हो जाऊँ, लेकिन मैंने पुलिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। ये लोग हर मुतलका शख्स को शुबे की नज़र से देखते हैं। कोई ऐसी बात फिर इसके सामने आ सकती है कि मुझसे पूछगिछ के लिए दौड़ा चलाए। कुछ ऐसा भी मुमकिन है कि वो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में ही तलब कर ले। अल्लाह खैर करे। सीमा की माँ के मुंह से निकला। अफसार ने सीमा से कहा, तुम्हारा ज़मीर तो मुतमईन है ना? ऐसी सूरत में कोई परेशानी तुम्हारे लिए मुस्तकबिल में दर्द सर नहीं बनेगी। पुलिस ज़रूर कातिल तक ही पहुंचेगी। ये तो मैं जानती हूँ कि जुर्म हमेशा के लिए राज नहीं रहता, कभी ना कभी खुल ही जाता है, सीमा ने कहा। और यही बात इसकी परेशानी की भी थी। चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, अफसार ने तजवीज़ दी। इस तरह वो बोझ हल्का हो जाएगा जो पुलिस के आने से तुम्हारे दिमाग पर पड़ा है। नहीं अफसार, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सोना चाहती हूँ। अगर मुझे पहले से इन हालात का इल्म होता तो मैं तुम्हें फ़ोन कर देती कि आज ना हो। अफसार ने बहुत चाहा कि वो इसे घुमाने के लिए कहीं ले जाए, लेकिन सीमा आवाज़ आई हुई। अफसार को बिला वापस जाना पड़ा। सीमा ने अपनी हौफगाह का रुख किया। इसका दिमाग इसमें उलझा हुआ था कि फैसले पुलिस ऑफिसर का सामना कैसे कर सकेगा, क्या बयान देकर अपनी जान बचा सकेगा। अगर वो हकीकत बताकर इसके लिए परेशानी खड़ी करेगा तो खुद भी ब्लैकमेलिंग के जुर्म में गिरफ्तार हो जाएगा।